होमवर्क के लिए जो क्वेश्चन था वो क्या था, ये था ठीक है। इधर की डेंसिटी है सिग्मा 1, इधर की डेंसिटी है सिग्मा 2, ये पूरी लेंथ जो है 12 है और ये वाली लेंथ L है। तो इसका सेंटर ऑफ मास बताना था, बताइए कैसे किया जाएगा। अच्छा, डेंसिटी अलग है ये तो बात समझ में आती है, मास अलग होगा है? ये चौड़ाई भी दी थी मैंने शायद है, ये भी L दिया था। अगर L ना भी दिया हो तो X हो तो X मान सकते हैं। तो इसका मुझे जल्दी से मास बताइए, इस वाली प्लेट का मास क्या हो जाएगा, M2 सिग्मा 2 इंटू एरिया, बोलिए एरिया डेंसिटी है ना, हाँ भाई उसका सिग्मा इज इक्वल टू मास अपॉन एरिया। तो एरिया को इधर आकर के मल्टीप्लाई करोगे तो सिग्मा इंटू एरिया हो गया। तो क्या आंसर हो गया, सिग्मा 2 इंटू एल स्क्वायर। और इसका क्या हो जाएगा, मास m1 इसको नाम दे देता हूं क्योंकि ये 1 लिया है डेंसिटी, सिग्मा 1 इंटू एल स्क्वायर। क्लियर हो गई बात है? इसमें भी देखिए वही फॉर्मूला जो हमने उसमें लगाया था हेक्सागन में और क्यूब में, वही यहाँ पर लगेगा। ये स्क्वायर प्लेट है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ होगा, इसका अपना बिल्कुल सेंटर में होगा, नहीं होगा, बोलिए। जो लाइन इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनाई है, देखिए कितनी सारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन रही है, जितनी चाहे बना लीजिए है। ऐसे बनाइए तो भी बन जाएगी, ऐसे बनाइए तो भी बन जाएगी है, स्क्वायर है ना, ऐसे बनाइए तो भी बन जाएगी, ऐसे बनाइए तो भी बन जाएगी, हर वो वहीं से सेंटर ऑफ मास से पास हो, बोलिए ठीक है ना। और इसका यहाँ पर होगा, तो मैं इसको M1 मान लू, इसको M2 मान लू, तो अब क्या रह गया, इसी एक्सिस पे तो है मेरा सेंटर ऑफ मास, बोलो चलो अब निकालो फटाफट, अब तो सिंपल हो गया। हो गया, ओरिजिन कहाँ लिया है आपने, कहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा है, किसने कहाँ कहाँ लिया है, मैं आसानी के लिए यहाँ ले लेता हूँ, बीच में क्यों लेंगे, यहाँ लेंगे ना, हमने फिर इसको L/2 यहाँ ले लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास M1 R1 प्लस M2 R2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। रखो M1 की वैल्यू मैं सीधा रख रहा हूं सिग्मा 1 L स्क्वायर इंटू
आर की वैल्यू बोलो टू बी सर R इसमें R की वैल्यू L रहेगी नहीं इसमें पोजीशन है दूसरा तो मैंने वहां पे 0 ले लिया है तो एल क्यों रहेगी? एक्स एक्सिस पे तो 2L है तो वहां से कहाँ 2L? एक्स एक्सिस पे 12 पूरे 2L मैं कह रहा हूँ है 50 एल भी हो, जब मैंने उस पॉइंट को ही 0 मान लिया है। 12 कॉमा उसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को तो 0 मानना है, मैं लंबाई तो वहीं से गिनना शुरू कर रहा हूँ। 2L कॉमा L/2 बोलो मैंने क्या किया है, मैंने इस वाले पॉइंट को ही मान लिया है कि ये मेरा पॉइंट 0 0 है। मैं यहाँ पे बैठ करके देख रहा हूँ, तो अब इसका डिस्टेंस r सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन से कितना है, यहाँ से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो 0 ही तो होगा। 0 इसके एक्सेस हो जाएगा नहीं y एक्सेस के लिए हो जाएगा 12 कॉमा 0 एक बार बता दीजिए। या अल्लाह, देखो अच्छा चलो ये लाइन है, वहां पे कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग। यहाँ देखो एक मास दूसरा मास, ठीक है, ये m1 है ये m2 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है चलो बताओ। 12 देख के बोलो, इतना जल्दबाजी मत करो, खट से बोल दिया, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। m1 m2 के बीच का डिस्टेंस ये चलो L है, बताओ क्यों L? L इस वैल्यू क्योंकि पूरा 2L है सही है। हाँ ये वाला सेंटर पे है ना, तो इधर से L/2 खत्म हो गया और इधर से L/2 चला गया, तो बीच में क्या बचा? L ही तो बचा। मैं ज्यादा मुश्किल पढ़ा रहा हूँ क्या? L ही तो बचा। L ही तो बताया था। हाँ चलो अब बताओ, दोबारा बताना। अभी ये समझ में आ गया डायग्राम मैंने ये सही बनाया हो है? अब मैंने इस वाले कोऑर्डिनेट को, इस वाले पॉइंट को 0 0 ले लिया, तो RCOM सेंटर ऑफ मास M1, अब इसका क्या R की वैल्यू क्या होगी? या 0 I कैप प्लस 0 J कैप, यही तो होगी। अगर मैं यहाँ पे लेता, यहाँ से देखता इसको, तब ये L/2 होता ना। मैं तो यहीं पे देख रहा हूँ, मेरे पैर के नीचे है वो पॉइंट, तो मेरे लिए तो डिस्टेंस कितना हो गया? 0 हो गया ना। हाँ मेरा पॉइंट यहाँ होता और मैं यहाँ खड़ा होकर देख रहा होता, तो अब ये वाला डिस्टेंस होता। मैं तो खड़ा ही यही हो गया हूँ, तो ये तो डिस्टेंस 0 हो गया मेरे लिए। बोलो समझ में आया? तो इसलिए 0 लिखा है। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट क्या किया था, मास m1 कितना है L1, वो σ1 L² इंटू 0 कर दिया था, ठीक है। और m2 कितना हो जाएगा, σ2 L² इंटू L हो जाएगा। बस मैं J लिख ही लिया, इसलिए कि J एक्सिस तो 0 है, और डिवाइडेड बाय σ1 L² प्लस σ2 L²। m1 m2 होता है ना, तो m1 m2 की जगह मुझे तो सिग्मा के टर्म्स में आंसर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है जेई में। तो क्या हो जाएगा, अब की बार नीट में पूछ लेगा। चलो इसको सॉल्व कर लीजिए। ये वाला तो टर्म 0 ही हो गया, इसमें से L² कट जाएगा, तो क्या बचेगा, σ2 अपॉन σ1 प्लस σ2, ठीक है, इंटू L। ठीक है, क्लियर हो गई बात?
इस वाले एक्सिस पे आएगा, कहीं पे जहां पे ये डेंसिटीज का जो ये वाला रेशो है इसके टाइम्स जो एल डिस्टेंस है, इसमें आप निशान लगा दिए। लेकिन निशान नापना कहां से शुरू करेंगे? इंची टेप लेकर के यहां से। अब तुम्हारी कंफ्यूजन दूर हो जाए सबकी, बल्कि तो मैं इसी क्वेश्चन को ऐसा करो, फिर दोबारा से करो। इस बार सिग्मा 1 सिग्मा 2 2L, और इस बार इसका जो ओरिजिन है वो मैं क्या हो रहा है, चलिए अब की बार ओरिजिन यहाँ पे लो, यहाँ से लेके करो। चलो ऑब्जर्व भाई, ये तो हमने शुरू में ही पॉइंट लिखवाया था कि सेंटर ऑफ मास किस पे डिपेंड करता है? फ्रेम पे डिपेंड करता है कि कहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, बोलो भाई, शीरान ठीक है, कोई दिक्कत? चलो एक और क्वेश्चन लिखो। क्या? अब अपने आप लिखो, इतनी तो प्रैक्टिस हो गई है। हाँ, क्या अभी भी कोई दिक्कत है तो दिखाऊं, और रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है। चलो अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, लिखिए। A point object of mass 4 kg is at I cap plus 4 J cap minus -4 K cap, ये 2 J cap। ये मास कितना है पॉइंट ऑब्जेक्ट का? 4 kg, और यहां पर ये है। उसके बाद दूसरा पॉइंट ऑब्जेक्ट है 2 kg, वो है ये दूसरा है 2 kg का। ये पोजीशन इसकी है 2I कैप माइनस 4J कैप, 2I कैप माइनस 4J कैप प्लस 8K कैप। चलिए ठीक है, इनका सेंटर ऑफ मास है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास RCOM। बोलो मुस्कान, प्रियंका ठीक है? तुम्हारी तबीयत है? ये देखो 4 दूनी 8 और 2 चौके 8, वो प्लस का है, ये माइनस का, 0 हो गया। ये 4 चौके 16 और ये 2 अट्ठे 16, वो माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये 0 हो गया। ठीक है ना, प्लस का साइन है इसलिए सीधे सीधे ऐड करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन में सारे वेक्टर्स मतलब इंटरवल नहीं, एक मिनट, आपने प्लस किया, यहाँ पे इंटरवल नहीं, मैं समझी नहीं क्वेश्चन आपका। हाँ नहीं समझ लीजिए, तुम बता नहीं पाओगे। चलो हाँ बताओ जी। जहाँ पे यहाँ लगा है प्लस 2 के पहले प्लस, वहाँ पे मल्टीप्लाई हो। हाँ मल्टीप्लाई लगा दिया मैंने, तो क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट यूज करें, सबसे कर लेंगे वेक्टर्स का।
I into J, I into K. बोलो जी। I के अपने हट जाता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो दो तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। जाकर के चेक कर लो। डॉट में क्या करते हैं, डॉट में आई को आई से मल्टीप्लाई करते हैं, जे को जे से और के को के से, ठीक है, और आंसर आ जाता है। क्रॉस में क्या करते हैं, सारे उससे करेंगे। जैसे I into J equals to K हो जाएगा। हाँ क्या करते हैं, ये क्या मेथड होता है, डिटर्मिनेंट्स मेथड। ये बनाया था डिटर्मिनेंट ऐसे करके, यहाँ ऊपर लिखा था आई जे के और यहाँ पे नीचे नंबर, यहाँ पे नीचे नंबर। जाके प्रैक्टिस करना, मैंने रिवाइज करा दिया है शॉर्ट में, ठीक है। हाँ चलो एक क्वेश्चन और लिखो। 10 particles of mass 1 to 10 kg, 1 to 10 kg, 1 2 3 4 5 7 8 9 10, ये 10 पार्टिकल है, ठीक है। अब ये कैसे स्पेस में अरेंज है, ये मैंने ऐसे लाइन में दिखा दिया, लेकिन लाइन में जरूरी नहीं है कि हो। इनके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, 1 1 2 2 एंड 10 10, ठीक है। तीसरे का 3 3, चौथे का 4 4, पांचवे का 5 5, छठे का 6 6 है, और तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। एक घंटा जल्दी, बताइए क्या लिखा आपने। अगर ये समझ गया तो बताओ, समझना मत बताओ, समझ लो बताओ, समझ में आ गया समझ। हाँ भाई सर बोलो। हाँ भाई ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है, क्योंकि तुम्हें समझ में आया मुस्कान, ये वाला x है, ये वाला y है, तो मैंने इस बार अलग अलग लिख दिया, ये x के लिए लिख दिया, ये y के लिए लिख दिया, और दोनों का सेम आएगा, आएगा नहीं आएगा भाई। मास इनटू x 1, मास बोलिए इसका, ये 1 kg था ना, ये 2 kg था, ये 3 kg था, यही तो बोला था 1 to 10 kg, ये 4 kg, ये 5 kg, ये 6 kg, या अल्लाह, इसका मतलब आप लोग यही भूल गए, 7 kg, 8 kg, 9 kg और 10 kg। बस करो, इतनी मेहनत मत करो, इतनी मेहनत नहीं करनी। अच्छा चलो ये देखो, ये समझ में आ गया कैसे लिखा है। x के लिए क्या करेंगे, x वाले से मल्टीप्लाई करेंगे यार मास को, हैं, तो मास 1 है तो 1 से, 2 है तो 2 से, 3 है तो 3 से, 4 है 4 से, 5 है 5 से, और 10 है तो, और डिवाइडेड बाय टोटल मास 1 2 3 4 10। क्लियर हो गया बात। अब आप इसका स्क्वायर करोगे, फिर उसके बाद इसको ऐड करोगे, तो पूरा पेपर इसी में खत्म हो जाएगा, समझिए। तो इसका क्या है, फॉर्मूला है, पॉजिटिव इंटीजर्स अगर हमको दिए हों, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, किसी को याद है, तुम बताओ फैज, तुम्हें याद है सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स का फॉर्मूला पता है वो, हाँ फॉर्मूला बताओ क्या, n/2
n/2 बस इंटर ब्रैकेट में n+1। ठीक है, n नंबर्स अगर हैं और आप अगर उनको ऐड कर रहे हो तो क्या आएगा, n/2 इंटू n+1। चेक कर लो, लगे हाथ को, हाँ हाथ कंगन को आरती क्या, तो इससे कौन सी वैल्यू आएगी, इससे वैल्यू आएगी डिनोमिनेटर वाली सीधा। अभी तो प्रॉब्लम ऊपर वाली है, स्क्वायर है उसमें, है इसमें तो सब में स्क्वायर है ना, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर, इनको ऐड करना है तो इस फॉर्मूले थोड़ी ऐड होगा, हैं? तो इसका स्क्वायर का ऐड करने का क्या फॉर्मूला लिखिए, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर लिखाओ, नेचुरल नंबर लिखाओ, ठीक है, एक ही बात है। तो क्या हो जाएगा, लिख दो सीधा फॉर्मूला, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 और डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 2n है शायद, इसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर वाली टर्म तो न्यूमिनेटर तो 100% करेक्ट है, नीचे वाले में थोड़ा सा कंफ्यूज है। नहीं 2n नहीं होगा, 2 ही होगा। वेरीफाई करिए दोनों। किसी का वेरीफाई हुआ? ये जो है नीचे वाला कंफ्यूजन सही था, ये 6 होता है नीचे। चलिए, तो इससे आंसर आ जाएगा, तो बताइए क्या आंसर आएगा। लेट अस सॉल्व, इससे आंसर बताइए 10 टर्म का क्या हो जाएगा, 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो जाएगा, ये कट गया 5 तो 55 हो गया, तो ये आंसर आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में 55। ठीक है, ऊपर वाला चेक करिए, ऊपर वाला इस फॉर्मूले में रखो, इनका क्या आएगा, n की जगह 10 ही आएगा और 10 + 1 11 और 2 इंटू 10 20 इंटू 21 + 1 21 डिवाइडेड बाय 6, तो ये क्या हो जाएगा, बोलिए, ये कट गया, ये हो गया 5
तो हो गया 55 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 3 ये लिख दीजिए। तो ये हो गया 55 इंटू 21 और डिवाइडेड बाय 3। यार 3 से तो 21 कट गया है, बोलो, है ना? और 55 से 55 कट गया तो कितना आया? 55 से 55 कट गया और 7 आ गया। 55 इंटू 7, ठीक है। तो आंसर आया था 55 इंटू 7 ऊपर और नीचे आया 55। तो ये कैंसिल हो गया, तो खाली आंसर क्या आ गया? 7 आ गया ना। हाँ, तो एक्स डायरेक्शन में 7 आ गया। ठीक है। वाई डायरेक्शन में क्या आएगा? सेम आएगा, क्योंकि उसमें वही सेम चीज है। देखो कोऑर्डिनेट वही है ना, वाई के लिए भी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, सेम वैल्यू आएगी, तो ये भी सेम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कहाँ पे आएगा हमारा सेंटर ऑफ मास? यहाँ आएगा। ठीक है, हाँ, ये वाली पोजीशन सेंटर ऑफ मास की होगी। अब इसको जा करके इत्मीनान से एक बार सारे क्वेश्चन ही करने चाहिए एक बार हो, अगर चाहते हो कि भाई चीज जो है वो अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाए। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन किए जाते हैं इसको एक बार जा करके घर से जरूर प्रैक्टिस कर दीजिए। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करा देते हैं। हाँ, तो ये मेरी प्लेट है स्क्वायर और ये मेरा समझ में आ रहा है डायग्राम? ये है ए और ये भी है ए, इसका सिग्मा, इसका भी सिग्मा। चलो सेंटर ऑफ मास निकालो। ठंड लग रही थी ना? हाँ स्क्वायर, स्क्वायर है बिल्कुल। ठीक है, और ये क्या है? सर्कल। इसको स्क्वायर नहीं सर, 2D डायग्राम है। इस बार दोनों की डेंसिटी सेम होगी।
अच्छा, एक चीज तो क्लियर है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसके अंदर है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा इस स्क्वायर प्लेट का, और इसका भी यहाँ पे होगा इसके सेंटर पे है। तो अगर इसको मैं लाइन ड्रॉ करके बनाऊं मुस्कान, तो ये मेरा सेंटर ऑफ मास यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला यहाँ आ जाएगा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताओ जल्दी से, तो क्या होगा, बोलिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? सेंटर ऑफ मास दोनों हैं, ये मास हो गया m1, ये मास हो गया m2, तो इसका दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? भाई ये सेंटर में है, तो यहाँ से यहाँ क्या हो गया, a/2, और ये भी a/2, तो क्या हो जाएगा दोनों मिलाकर के a हो जाएगा ना, यही तो पूछना चाह रहा हूँ बस। अब आप लोग चाहे यहां से निकालिए सेंटर ऑफ मास, और चाहे यहां से निकालिए, ये आपकी मर्जी है। मैं वहां से निकालूंगा जहां से एक मास 0 हो जाए, जब तक के दिया नहीं होगा कि फला जगह से निकालो, तो फिर मजबूरी है, क्योंकि उसने कह दिया है कि वहां से निकालो। अच्छा चलो, इसका मास बताओ क्या हो जाएगा m1 का? हाँ बोलो, क्या होता है मास? अभी तो बताया था, अगर सिग्मा है तो सिग्मा होता है मास अपॉन एरिया, तो मास क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, तो स्क्वायर प्लेट का एरिया क्या होता है, ए, उसकी दोनों साइड का मल्टीप्लाई कर दे तो ए स्क्वायर हो गया। इसका बताओ शिदान, सर्कल का ए स्क्वायर क्या होता है, सर्कल के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, 2πr होता है, एरिया में r आएगा, कुछ भी जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल सकता है लड़का। πr², ये एरिया होता है हमेशा सर्कल का, तो यहाँ पे r किसके बराबर है, बोलो, a/2 के बराबर है, a/2 के बराबर है ना r, तो क्या हो जाएगा, पाई r की जगह a/2 लिख दो, स्क्वायर रेडियस यही तो है, पूरा जो डायगोनल वो है, क्या कहते हैं इसका डायमीटर, वो क्या है, a है, तो रेडियस क्या हो जाएगा a/2, तो ये पाई a²/4, ये हो गया। तो फॉर्मूला लगा दो, सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 की जगह क्या लिखूंगा, सिग्मा a², और डिस्टेंस मैंने वहीं पे लिया है तो 0 हो जाएगा, प्लस सिग्मा पाई a²/4 इंटू डिस्टेंस कितना है इसका, बोलिए a हो गया, डिवाइडेड बाय मास कितना है, मास है सिग्मा a² प्लस सिग्मा पाई a²/4। अब इसको आपको सॉल्व करना हो गया। चलिए आगे चलो, आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस तरह का, चलिए
ये दो रॉड हैं, इनको मैंने ऐसे जोड़ दिया है, ठीक है। हाँ, इस वाली का मास है m और लेंथ है 2m। इस वाली का मास है 2m और लेंथ है l। इनका सेंटर ऑफ मास निकालो। और सेंटर ऑफ मास यहां से निकालो। अब की बार मैं दे देता हूं सेंटर ऑफ मास, यहां से निकालो। ये ओरिजिन है 0 0, यहां से निकालना है। एक नहीं डायग्राम से मतलब लेंथ ये 2l है और सबने इसी के बराबर लेंथ बनाई। लेंथ 2l है तो इससे लेंथ बड़ी होनी चाहिए थी ना, कम से कम डबल ना बनाते तो थोड़ी सी तो बड़ी बनाते, और सब लोगों ने जो है बराबर लेंथ बनाते। एल लेंथ की है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? बोलो जल्दी से। बीच में होगा, बीच कहीं तो आएगा, उस बीच का नाम होगा कुछ। अरे एल लेंथ की है तो l/2 पर होगा ना। बीच क्या होता है? l/2 बोलो है। और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा एल लेंथ पे। इनके कोऑर्डिनेट लिख करके बताओ जल्दी से मुझे दोनों के। एक्स पे क्या है? 0। भाई एक्स एक्सिस पे तो कुछ भी नहीं चला ना ये। इधर देखो सब लोग, एक्स पे चला क्या है? कुछ भी नहीं चला। एक्स पे तो यही के यही है, तो एक्स के लिए 0 और वाई के लिए l/2 ऊपर चला है वाई की तरफ। ये होता है ना कोऑर्डिनेट। ये रहा, ये 0 0 हो गया। तो जब इधर चलोगे तो क्या हो जाएगा? x बढ़ेगा। इधर चलोगे तो y बढ़ेगा। तो यहाँ पर इधर तो चल ही नहीं रहे, खाली ऊपर जा रहे हैं, तो इसलिए ऊपर कितना गया? l/2। तो ये हो गया, ठीक है ना। और इसके लिए चलो प्रियंका बताओ x कितना होगा? यहां से कितना गए? कितना गए हैं? x डायरेक्शन में कितना गए? 0 से कितना आगे गए हैं? l ही तो गए हैं, ये तो गए हैं ऐसे है? नहीं समझ में आ रहा। ये x है, ये रहा, ये x, यहाँ पे 0 0 है। कितना आगे है ये पॉइंट x डायरेक्शन में? यहाँ पर पहुंचा ना x की डायरेक्शन में, तो यहाँ पहुंचा है। तो ये कितना आगे है? l ही तो लेंथ है ये, तो l नहीं होगा x भी यहाँ पर? अभी भी नहीं है। x डायरेक्शन में ये है x, ये है y, ये है 0 0। तो ये मेरा पॉइंट है, यही है ना। तो ये वाला पॉइंट मुझे दिया हुआ है ना, इस वाली लाइन से y वाली से कितना आगे है? ये वाली लाइन से ये कितना आगे है? तो ये वाली लाइन से ये पॉइंट कितना आगे है? l आगे है ना। तो ये इसका मतलब ये जो यहाँ x पे आकर के जो काट रही है, ये क्या हो गया? l ही का तो l हो गया ना x। और ऊपर कितना है ये y डायरेक्शन में कितना ऊपर है?
ये इसकी रॉड की लंबाई के बराबर, और रॉड की लंबाई कितनी है L, तो ये L हो गया। तो इसका मतलब इसके दोनों कोऑर्डिनेट L हो गए। ऐसे निकाला जाता है कोऑर्डिनेट। मुश्किल थोड़ी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बस। तो ये वाला जो है ये 2 पॉइंट हो गए, एक ये हो गया एक ये हो गया। इसको मैं अलग से बना दूं, चलो अलग से बना देता हूं। देखो तो एक ये हो गया मेरा, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0 L/2। एक ये वाला पॉइंट हो गया, इसके कोऑर्डिनेट L। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों को मिला दीजिए, ये मिला रही है लाइन, इसी पे कहीं होगा सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए दोनों है, तो हमें सेंटर ऑफ मास दोनों की टर्म में लिखना पड़ेगा, I और J दोनों की टर्म में। तो क्या हो जाएगा, मास इसका कितना है 2m। अभी इसके लिए लिख रहा हूं ना, तो इसका मास 2m है। तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 0 I कैप, x के लिए I लिखते हैं, और y कोऑर्डिनेट कितना है L/2। L/2 वो भी कौन सा, पॉजिटिव, ऊपर की तरफ है ना, तो ऊपर वाला पॉजिटिव लेते हैं हम लोग। ये हो गया j कैप, z डायरेक्शन में कुछ है ही नहीं तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। प्लस इस वाले के लिए आ जाइए, तो ये कितना मास है m, और इसका x कोऑर्डिनेट कितना है L I कैप प्लस L J कैप डिवाइडेड बाय 2m प्लस m 3m। बस आंसर आ गया, लिखो जल्दी से। तो ये वाला I तो कैंसिल हो जाएगा, खाली वो बचेगा, तो RCOM। I में क्या आएगा MLI के प्लस ये हो जाएगा मेरा 2 से 2 कट गया, तो L बचेगा ML, और यहाँ पर भी ML है, तो 2MLJ के डिवाइडेड बाय 3m। तो m से m कट जाएगा, ये m से ये m कट गया, ये m कट गया, तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया L/3 I कैप। अलग अलग लिख दिया मैंने I और J को, और ये हो गया 2/3 LJ कैप। बस गुड। कल के सारे क्वेश्चन जो हमने किए हैं, पूरा वीडियो लेक्चर देखो कल वाला, ठीक है। हाँ, और सारे क्वेश्चन फिर से खुद से करो। जिन लोगों से पहली बार में नहीं होता है वो दोबारा से रिपीट करेगा, ऐसा तो सबको ही करना चाहिए। जो मैंने करा दिया इसके बाद में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आप लोगों को, ना कंपटीशन में ना यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ मास का ये टॉपिक डिस्क्रीट मास के लिए था। किसके लिए था, डिस्क्रीट मास के लिए, ये खत्म होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास। क्या है, शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास। शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास। शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास क्या मतलब है इसका, इसका मतलब यह है कि जो मेरे पास मास का अरेंजमेंट है, उन मासेस को मैंने कहीं कहीं शिफ्ट कर दिया, किसी को बाएं कर दिया, किसी को दाएं कर दिया, किसी को ऊपर, किसी को नीचे। तो सेंटर ऑफ मास में क्या चेंज आया, उसके अंदर क्या चेंजिंग आई, उसकी पोजीशन क्या चेंज हुई, वो निकालना चाहिए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका सिंपल सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूं, नो डेरिवेशन। शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास, डायरेक्ट डेल्टा लगाने का मतलब शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास पोजीशन, ठीक है, इज इक्वल टू m1 एंड शिफ्ट इन m1 मास। m1 में क्या शिफ्ट किया आपने वो लिख दीजिए, ठीक है। m1 की पोजीशन में m2 शिफ्ट इन m2
R1, R2, shift in R2 and so on, divided by M1 plus M2 plus so on. बस सेम फॉर्मूला हो गया, खाली यहाँ पे चेंज लिखना होगा और आंसर आ जाएगा। मुश्किल है? हर मास के अंदर क्या आपने चेंज किया उसकी पोजीशन में, वो चेंज लिखना है, तो आपको सेंटर ऑफ मास का चेंज मिल जाएगा। कर लेंगे, कोई दिक्कत? चलिए एक क्वेश्चन करके दिखाइए। Two masses M1 and M2 are placed at a distance R. M1 and M2 ये R डिस्टेंस में प्लेस्ड है। ओके, if mass M1 is shifted by R1, then find the shift in a mass M2. क्वेश्चन नहीं हुआ? देखिए, two masses M1 and M2 are placed at a distance R. Two masses. कौन कौन से two masses हैं? M1 and अब जो है पुराना टाइम खत्म हो गया है। Are placed at a distance R. M1 is shifted by R1. M1 is shifted by R1. Then find the shift in M2. Find the shift in M2 so that center of mass does not change. यानी M1 को तो आपने चेंज कर दिया, तो क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाएगा। अगर उसकी पोजीशन हटा दी तो सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि M2 को भी ऐसे चेंज करो कि सेंटर ऑफ मास चेंज ना हो। क्वेश्चन लिख लिया नहीं लिख लिया सब लोगों ने? हैं? बोलो। सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज। बोलिए क्या किया जाए, क्या किया जाए? सेंटर ऑफ मास दोनों का सही भी रखना पड़ेगा, उसके क्वेश्चन फाइंड कर लेंगे। करिए करिए करिए। तुमने क्वेश्चन लिखा मुस्कान? यस करिए। मैंने आंसर लिख दिया है, देख के बताइए आंसर आपको देख के समझ में आ रहा है मैंने क्या किया है? सब लोग जीरो क्यों लिखा है? क्योंकि चेंज नहीं मिलता
डेल्टा ऑफ चेंज इन सेंटर ऑफ मास जो है 0 मान लिया हम लोग। मान लिया नहीं, क्वेश्चन दिया। हाँ, क्वेश्चन में दिया। क्वेश्चन में क्या कहा है? सेंटर ऑफ मास Zero does not change। वो डज condition नॉट चेंज। Condition। जीरो कहाँ दिया है? हमें क्या कंडीशन दिया है? सेंटर ऑफ मास। does not change। हाँ, यानी चेंज नहीं हो रहा है। तो चेंज नहीं हो रहा है का मतलब चेंज इन सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा ना। यानी सेंटर ऑफ मास जहां पे था, मान लो इसका सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इधर है, ये है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। मैंने क्या किया? M1 को चेंज किया। कैसे? R1 से। तो मैं मानता हूं R1 जो है यहाँ पे पॉजिटिव दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि R1 को जो मैंने चेंज किया है वो इस तरफ चेंज किया है। R1 को क्या कर दिया? उसको M1 को क्या कर दिया? उठा करके यहाँ ले आया, ठीक है। ये R1, तो इस मास को मैंने यहाँ पर ले आया, चेंज किया, ठीक है। क्लियर? तो अब मुझसे क्या पूछा था इसने कि मुझे सेंटर ऑफ मास चेंज ना हो, बताओ M2 को कहां करूं? M2 को कहां करूं? तो ये तो मुझे पता है कि M1 को मैंने कितना चेंज किया है? R1 किया है। तो डेल्टा R1 की जगह मैंने R1 लिख दिया है। M2 आ गया। डेल्टा R2 मुझे पता नहीं, तो उसको मैंने X मान लिया। बोलिए, ठीक है ना। और डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, यही तो किया, यही होना चाहिए था। अब चेंज इन सेंटर ऑफ मास जीरो है, तो जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई भी नंबर हो नीचे, जीरो से मल्टीप्लाई करने पे जीरो हो गया, तो ये जीरो हो गया। तो क्या इक्वेशन बचेगी? M1R1 प्लस M2X इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब जब मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो गया तो ये क्या हो जाएगा? M1 और M2 को नीचे ले आया तो डिवाइडेड बाय M2 और इनटू R1। अब नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि इस मास को मुझे इधर शिफ्ट करना है। क्या करना है? इधर शिफ्ट करना है। कितना? M1 बाय M2, बोलिए, इनटू R1। इतना शिफ्ट कर दूंगा तो ये सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं रहेगा। माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, राइट साइड को मैंने पॉजिटिव लिया है तो लेफ्ट साइड को नेगेटिव ले लूंगी। ये समझ में आया? चेंज इन सेंटर ऑफ मास जीरो क्यों लिया? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होगी। कहाँ गया? क्या डज नॉट चेंज? M2 की पोजीशन कहाँ चेंज? does not change। हाँ, डज नॉट चेंज। क्या करो? M2 M1 M2 are placed at a distance, R distance, at a distance R। किस distance? R लिखा हुआ ना। M1 is shifted by M1 से distance by कितना बाय? M1 को कितना चेंज किया? बाय R1। आप क्वेश्चन नहीं लिखा पूरा, वैसे ही लिखा, आपने पूछा भी बाय R1, तो ऐसे कैसे चलेगा? वो पूछना चाहिए कि सर नहीं लिखा, दोबारा बताइए, दोबारा बताइए। तो R1 से चेंज किया, ठीक है। Then find the shift in लिखा होगा
यहाँ लिखने की जरूरत नहीं। फाइंड इन M2 शिफ्ट, ठीक है। M2 में क्या शिफ्ट है? सच है, सच को कैसे लिखते हैं? सच है, यहाँ पे क्या चेंज नहीं हो रहा है? M2 चेंज नहीं हो रहा है। सेंटर ऑफ मास, M2 का तो सेंटर ऑफ मास होगा ना, वही तो चेंज नहीं हो रहा है। सेंटर ऑफ मास जो है वो पूरे सिस्टम का है, M1 M2 दोनों का। इसको काटिए करके, सेंटर ऑफ मास 10 सेंटर ऑफ मास जहाँ पे नहीं है। चलिए इसको दोबारा सोचिए। बोलो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। प्रियंका समझ में आया तुम्हारी? है? ये मास है M1, ये मास है M2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट इस M1 को उठा करके कुछ चेंज किया, इनका सेंटर ऑफ मास सपोज मैंने मान लिया यहाँ पर है, मुझे भी पता नहीं है लेकिन मैंने मान लिया। तो अब क्या होना चाहिए? अब ये होना चाहिए कि ये सेंटर ऑफ मास यहीं पे रहे। इसको मैंने कितना चेंज कर दिया? इतना चेंज कर दिया। पहले यहाँ पे था ये, अब मैंने क्या कर दिया? इतना चेंज R1 कर दिया इसको, M1। तो इसको मैं कितना चेंज करूं? इसको कहाँ ले जाऊं? इधर ले जाऊं, इधर ले जाऊं, कि ये सेंटर ऑफ मास जो है इसमें कोई चेंज ना आए। तो उसका ये फॉर्मूला है, उसका ये फॉर्मूला, क्योंकि सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं है, इसलिए चेंज इन सेंटर ऑफ मास 0 हो गया। ठीक है। चेंज इन M1 कितना है? R1, तो वो M1 इंटू R1 लिख दिया मैंने। ठीक है। और चेंज इन R2 कितना, M2 कितना है? वो R2, लेकिन मुझे पता नहीं है तो मैंने उसको X मान लिया। ठीक है, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। अब जब 0 इधर है तो इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो M1 M2 भी 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन बन गई। तो यहाँ से M1 R1 को जब मैं इधर ले जाऊंगा तो बोलिए क्या हो जाएगा? M2X इज इक्वल टू माइनस M1 R1, ये हो जाएगा। और X इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस M1 अपॉन M2 इंटू R1। बस, अब ये तो बहुत ही बेसिक चीजें हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करिए, फिर उसके बाद खत्म करते हैं। लिखिए लास्ट। चलो करा देते हैं, थोड़ा दिमाग लगा करिए। ये मेरा स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे चारों कोनों पे मास लगा हुआ है, ठीक। ये है 1 kg, ये है 2 kg, ये है 3 kg और ये है 4 kg। ठीक, डायग्राम बनाएंगे। हो गया। फाइंड द शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास।
if 3 and 4 kg masses, if 3 and 4 kg masses are interchanged, समझ में आया? यानी ये तो 1 kg ही रहा, ये 2 kg ही रहा, इसको मैं यहां ले आया तो ये 3 kg हो गया, और इस वाले को यहां ले गया तो ये क्या हो गया, 4 kg हो गया। ठीक है, पहले ये था सेटअप, अब ये हो गया। ठीक है, तो क्या निकालना है, क्या चेंज है। चलिए, ये होमवर्क में है, इसको आप